गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। क्यों सिर्फ तुम हो, कोई और नहीं आया अभी तक? मैम वो लोग आ रहे हैं। क्या हुआ? चलो अभी 7th गुजरात कोड आप लोगों को मैंने वर्क दिया था, पीछे की जो एक्सरसाइज है मैम वो तो कंप्लीट हो गई। धैर्य, यस मैम। मेरे गलती से आप होस्ट बन गए, बेटा मैम को बना दो। हाँ मैं वही बोल रही थी। धैर्य मुझे होस्ट बना दो बेटा। यस मैम। थैंक यू धैर्य। चलो सौम्य, धैर्य और देवांश। देवांश वीडियो ऑन कर दो बेटा। ओके बेटा। चलो आप लोग ने वर्क कर दिया जो पीछे की एक्सरसाइज थी। मैम वो तो इधर ही कर दी ना। मैम वो तो इधर ही कर दी थी हमने। सौम्य का बाकी था। सौम्य, यस मैम कर दी थी आप आपका जब सेशन चल रहा था तो अभी कर दिया। ओके। देवांश तुम्हारा? मैम वो तो सेशन में था। मैं लास्ट लेक्चर में नहीं था। पर तुम लास्ट ज्वाइन हुए थे तो मैंने बोला था ना ये पीछे की एक्सरसाइज करनी है। लास्ट टाइम में था ही नहीं मैं। तुम लेट ज्वाइन हुए थे। मैम मैम लेक्चर खत्म होने आया तब मैम मैं 2 मिनट पहले ज्वाइन हुआ था इसलिए नहीं पता। सुहानी तुम्हारा मिल गया मुझे। सौम्य तुम्हारी वर्कशीट मिल गई मुझे। मैंने 2 भेजी थी, आपको 2 मिली? हाँ दोनों मिली है। और सुहानी तुम्हारा भी मिल गया मुझे। ठीक है ना। अभी ये संडे सौम्य, धैर्य, देवांश को चैप्टर नंबर 1 की एग्जाम है। सुहानी तुमने जो भेजा है उसकी मैं एग्जाम लूंगी। डन? ओके मैम। और मैम मैम चैप्टर नंबर एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो। बोलो सुहानी पहले। मैम ये जो हाँ मैम ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है ना वो टेक्स्ट बुक में से ढूंढने पड़ेंगे। ढूंढना तो आज ढूंढो। मैम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। हाँ फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। रुको। मैं लास्ट टाइम नहीं था मैम, एक बार समझा दो ना। तुम रीड करो पहले जितना बाकी था मैं समझा लेती हूँ। बाकी मैम बीच पेज। धैर्य कहाँ से हमने शुरू किया था? वो साउथ इंडिया का जो पेज है ना, साउथ इंडिया का। मैम 2 मिनट में पीडीएफ ओपन कर। मैम उसको बोलो कि वो साउथ इंडिया था ना वहां से बाकी था इसलिए। देखो अब सौम्य को जो वर्कशीट मिली है उसमें 15 फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो अभी वो वाली आप जो मैंने जो भेजी वो वाली पीडीएफ मैम मैं खोलूं या टेक्स्ट बुक वाली? नहीं नहीं रुको, मैं ट्राई करती हूँ ना शेयर करने का इसको। तो ये सभी बच्चे कर लेना। स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया से बाकी था। हाँ बेटा वो पढ़ो तुम। स्टेट्स ऑफ साउथ हानी इंडिया। तुम तब तक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ढूंढो, अगर कोई डिफिकल्टी है तो मैं हेल्प करती हूँ। हाँ देवांश मैं तुम्हें समझाती हूँ। सुहानी और आज हमारा जो थोड़ा क्वेश्चन बाकी वो खत्म करती हूँ। ओके मैम। स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया सॉल्यूशन भी भेजा था। फिलिंग द ब्लैंक्स भी भेजा है ना। रुको
मैम हमें शॉर्ट नोट करने हैं मैम, टेक्सचुअल सॉल्यूशन में थी वो वाली शॉर्ट नोट करनी है। मैं बताती हूँ, सब बताती हूँ। मैम आज मेरे एसएस की एग्जाम है मैम, थी मतलब। कैसा गया? मैम अच्छा। अच्छा गया ना? यस मैम। मैम बहुत इजी दिया था पेपर। पीडीपी है ना, ऐसे अभी एसएस की एग्जाम है, पर मैम उसमें है ना वो क्विज जैसा ही है। एमसी मोबाइल में गूगल में से वो क्विज नहीं होती, ऐसा ही है। मैम करूँ रीड अब स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया से? रुको रुको बेटे। ओके मैम। अभी सुनो, मैं शेयर कर रही हूँ। सौम्य, देवांश, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये दो वर्कशीट है, सॉरी धैर्य और देवांश, ये सौम्य की स्कूल की वर्कशीट है। जैसे हमारे पास फर्स्ट चैप्टर का कुछ भी मटेरियल नहीं है। देवांश, आपके स्कूल में कुछ मटेरियल दिया है? नो मैम। ठीक है, तो 15 फिलिंग द ब्लैंक्स है जो सौम्य के स्कूल ने प्रोवाइड किया है, और बाकी पूरा टेक्सचुअल सॉल्यूशन है। टेक्स्ट बुक के पीछे का जो सॉल्यूशन है ना, वो पूरा सॉल्यूशन है। ये स्क्रीनशॉट ले लो। मैं जो संडे एग्जाम लेने वाली हूँ, ये दोनों वर्कशीट में से पूछूंगी। मैम पर अभी ये करनी है, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेनी है। स्क्रीनशॉट लेके धैर्य, तुम्हें लर्न करना शुरू करना है, तुम्हें और सौम्य को। देवांश को मैं समझा रही हूँ। ओके मैम चैप्टर 1 लर्न करना है ना? चैप्टर हाँ 1 बेटा, चैप्टर 2 मैंने करवाया आपको। मैम तो आप एग्जाम में उसमें से पूछोगे? यस मैम अब है ना 10th चैप्टर करवाओगे प्लीज मैम, हमारा वो करवा खत्म दूंगी। है। हाँ करवा दूंगी, 10th करवा दूंगी, ठीक है। मैम मेरा फर्स्ट और 10th चैप्टर था मैम इस एग्जाम में। हाँ देखो, अभी आपको ये दिख रहा है? यस मैम दिख रहा है। मैम पूरा नहीं दिख रहा मैम, पहला हाँ, वो बिल्ड कर रही हूँ। ओके, ये सॉल्यूशन है। इसकी स्क्रीनशॉट लेना है आपको। मैम ले ली 4th तक। मैम अब ये जो सेकंड शॉट है वो पूछना, फर्स्ट और सेकंड शॉट। धैर्य और देवांश हो जाए तो मुझे बोलते रहना, मैं स्क्रॉल करती रहूंगी उसको। यस मैम हो गया मैम सेकंड का भी। मैम धैर्य, इसकी मैम पहले से दिखाओ ना। तो तुम सो रहे थे धैर्य? नो मैम, मैं पीडीएफ ओपन कर रहा था। अभी मैंने जो बोला है वो करना है। टेक्सचुअल सॉल्यूशन दे रही हूँ मैं, आप लोग लर्न कहाँ से करोगे? मैम फिर नीचे करो। यस मैम। अब दूसरी शॉर्ट नोट है ट्रेड एंड कॉमर्स। मैम हो गया। फिर ये दूसरे छोटे क्वेश्चन आंसर्स है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 4। डन मैम। फिर ये एमसीक्यू है। डन मैम। एमसीक्यू और मैथ द कॉलम तो आपको मैंने सॉल्व करवा दिया है, ठीक है। यस मैम। अब ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। बोलो बेटा देवांश।
मैम लास्ट पेज आपने बताया मैम, थोड़ा ऊपर नहीं बाकी है, मैम थोड़ा ऊपर। ऊपर करूं? ओके, आपको एमसीक्यू की स्क्रीनशॉट लेनी है? यस मैम, हो गए हो गए। हो गया? अब मैं फिलिंग Yes, द ma'am. ब्लैंक्स दिखाऊं आपको? यस मैम। रुको, चलो, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है सारी। मैम ये दूसरी वर्कशीट है पर हाँ, ये दूसरी वर्कशीट है। सारे Yes, फिलिंग द ब्लैंक्स है इसमें, 15 फिलिंग द ब्लैंक्स है। अब देखो, ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसको मैं क्वेश्चन आंसर्स की तरह भी आपको पूछूंगी, यस मैम। ठीक है? इसी 15 फिलिंग द ब्लैंक्स में से क्वेश्चन आंसर्स भी आ सकते हैं आपको। तो मैम आंसर इन वन वर्ड जैसा? हाँ, आंसर इन वन वर्ड जैसा, राइट। या नेम देम, जैसे जैसे अनिल भरवाड़ वाज अ चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ वनराज चावड़ा, ये 10th वाला है। तो अगर मैं ये बोलूंगी नेम देम, आई वाज अ चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ वनराज चावड़ा, तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा अनिल भरवाड़, भरवाड़, यस ठीक है? मैम। थोड़ा ऊपर करो। मैम डन। डन मैम। डन मैम। लो, डन मैम। डन। यस मैम। चलो, यस अभी मैम, डन। हो गया देवांश? यस मैम, हो गया। ओके, अभी आपको ये सारा लर्न करना है। सैटरडे में आपको इस वर्कशीट में से क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है? ये दोनों वर्कशीट हो जानी चाहिए लर्न। टेक्स्ट बुक में से भी पूछेगा आप? हाँ, टेक्स्ट बुक में से जो Okay. मैंने टिक करवाया है वो तो है, ये 2 वर्कशीट है, एक तो पूरा टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन मिल गया आपको। ओके, तो आपको इस तरीके से अभी लर्निंग करनी है। मैम आपने क्या टिक करवाया मैम? लास्ट टाइम करवाया था। नहीं, लास्ट टाइम नहीं, इसके पहले जो तुम्हें समझाया था वो, अब लास्ट टाइम वाला मैं तुम्हें थोड़ा समझा लेती हूँ। यस मैम, मैं रीड करूँ मैम? रुको, यस मैम हम वो मैम, वर्कशीट रीड करना शुरू कर दे? हाँ हाँ, धैर्य और सौम्य पहले फिलिंग द ब्लैंक्स Done. लर्न करना शुरू कर दो। मैं पहले फिलिंग द ब्लैंक्स में से आपको पूछूंगी। हाँ बेटा सुहानी, बोलो। मैम मुझे ना सारे आंसर्स मिल गए, बट एक ही नहीं मिला। ओके, बताओ। Why did the struggle for Kanuj take place? What happened in the end? वापस बोलो, व्हाई डिड द स्ट्रगल Why? फॉर कनुज टेक प्लेस? हाँ, what happened in the end? द रूलर ऑफ गुर्जरा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला, वो लोग फाइट कर रहे थे उसके लिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि कन्नौज वाज वेरी मिनरल वेल्थ वाला प्लेस था। देखो वो आंसर होगा। और उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर दे फॉट फॉर सेंचुरीज, बहुत सालों तक हुई, एक दूसरे को उन लोग ने, मैम हाँ मैम ये पर हमको टेक्स्ट बुक ही रीड करनी है ना अभी तो? नहीं बेटा, तुम्हें और सौम्य को फिलिंग द ब्लैंक्स रीड करना है, लर्न करना है। यस मैम। सुहानी, struggle took place to have control over the North India, that in the Kannauj, right? मैम आप जो आंसर बोल रहे हो वो कहाँ पे है? द गुर्जरा प्रतिहारा में? हाँ, वो वाला खोलो। हाँ, मतलब the Pratiharas established the state of Marwar in Rajasthan. They gained prominence during the rule of Nagapata I, who extended the empire by conquering Malwa and Bharuch. During his reign, he defeated the Arabs who wanted to seize Malwa. The Pratihara dynasty reached at its peak under the rule of Mihir Bhoja, also known as देखो, Bhoja इसमें the Great, आपको who क्वेश्चन क्या he पूछा है कि why did the struggle for Kannauj took place? ये कन्नौज क्या हुआ? तो बैटल ऑफ कन्नौज किसके बीच में हुआ था? पाला, प्रतिहारा,
राष्ट्रकूटा। इन तीन के बीच में हुआ था क्योंकि उनको कनौज कैप्चर करना था फॉर द पॉलिटिकल पावर। इन दी एंड क्या हुआ था, राष्ट्रकूटा जीत गया था। राइट, व्हाट हैपेंड इन दी एंड? इन दी एंड राष्ट्रकूटा वोन। अगर आपको टेक्स्ट बुक में आंसर कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, No, ma'am. वो ट्रेपेडाइट स्ट्रगल वाला लिखा है ना पार्ट, ट्रेपेडाइट स्ट्रगल वाला, वो मुझे स्क्रीन शेयर करके भेजो। उस चैप्टर में थ्री पार्टी स्ट्रगल है, अगर आपको दिखेगा तो, जिसमें गुर्जरा, प्रतिहारा, पाला और वो। बस बस रुको, नीचे करो करो, ये वाला नहीं। करो और नीचे करो, ऊपर लेके जाओ। तुम्हें थ्री पार्टी स्ट्रगल नहीं आया था, हमने नहीं पढ़ा था? ऊपर करो तो, स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में वापस करो तो। पाला, हाँ धीरे धीरे स्क्रॉल करना भी, रुको। लेके जाओ, ऊपर स्क्रॉल करो, रुको। लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ, ऊपर ऊपर ऊपर। यहाँ रुको, देखो देखो आ गया, यहाँ है बेटा। सी, between 8th and 10th century, number of power empire arose in northern India. They were Pratihara, Pala, Rashtrakuta. These three regional power were engaged in war to establish control over northern India and important city of Kannauj. This tripartite struggle finally weakened all the three kingdoms. तो अभी तुम कैसे लिखोगे उसको, तुम्हें खुद बना के लिखना पड़ेगा सुहानी, एक बार सुन लो, ठीक है? क्वेश्चन है व्हाई डिड स्ट्रगल फॉर कनौज टेक प्लेस, तो तुम ऐसे लिखोगे, स्ट्रगल फॉर कनौज टुक प्लेस बिटवीन three powerful empires, Pratihara, Pala and Rashtrakuta. These three regional powers were engaged in war to establish control over northern India and the important city of Kannauj because of its rich resource of Upper Ganga Valley trade and agriculture. What happened in the end का लिखोगे, this tripartite struggle finally weakened all the three kingdoms. समझ में आया बेटा कहां से कैसे लिखना है? सुहानी, सुहानी, उसके नेट में कुछ प्रॉब्लम हो गया। ओके देवांश। यस मैम। चलो अब मैं तुम्हारा पीडीएफ खोल के मैं देखती हूँ। सुहानी क्या हुआ बेटा? नहीं मैम, वो थोड़ा नेटवर्क इश्यू था। पता चल गया जो मैंने समझाया कहाँ से कैसे लिखना है? यस मैम। मैम आई हैव डाउट। तो सुहानी, हाँ बेटा सौम्या, हाँ बोलो। मैम इन फिलिंग द ब्लैंक्स देयर इज eighth one, Raja Bhoj established beautiful city named Bhojpur, present Bhopal. In this, उसमें ब्यूटीफुल सिटी भोजपुर, भोजपुर को अंडरलाइन कर दो, उसमें अंडरलाइन नहीं है, मैंने देखा। ओके मैम। ओके देवांश।
यस मैम। स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया वाला मैं तुम्हें रफली समझा देती हूँ। सुहानी अभी सारे शॉर्ट आंसर्स हो गए बेटा? यस मैम, वो टिक करके रखा है, सिर्फ लिखने बाकी है। अब लॉन्ग आंसर्स का क्या है? लॉन्ग आंसर्स है ना, 2 मिनट। तुमने उसकी भी पिक्चर भेजी है ना मुझे? नहीं, उसकी नहीं भेजी है मैम। क्यों? मैम एक मिनट ठहरियो। सुहानी तो इतने का पेपर कैसे बनेगा? 20 मार्क का भी पेपर नहीं बनेगा मेरा। और एक चैप्टर सुहानी, मैंने वो ज्योग्राफी का इनसाइड और अर्थ वाला कराया है, एयर वाला कराया है, एयर वाला। हाँ, मैंने ज्योग्राफी में कौन सा चैप्टर करवाया है? चैप्टर नंबर 12 इंटीरियर ऑफ अर्थ। वो मैंने एग्जाम में पूछा है। हाँ, पूछा था ना, फर्स्ट एग्जाम में ही पूछा था। तो अभी कौन फर्स्ट सा? और 12 चैप्टर। तो दूसरा कौन सा? सिविक्स बाकी रहा ना एग्जाम में, सिविक्स वाला भेज दो मुझे। सिविक्स में मैम 27 नहीं, वो डेमोक्रेसी वाला चैप्टर करवाया है ना मैंने। ओके धैर्य, बोलो क्या डाउट है? मैम ये फर्स्ट नंबर में देखो दो आंसर्स दिए, उसमें से कोई एक ही लिखना है कि दोनों दोनों लिखो, कोई भी आएगा। यस मैम। चलो देवांश, अभी ना स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया, ये साउथ ऑफ रिवर नर्मदा, जैसे नर्मदा के नॉर्थ में कनौज था, वैसे ही नर्मदा के साउथ में वतापी उसका कैपिटल था, सदर्न स्टेट्स बोलते थे। 8th सेंचुरी में काफी स्मॉल लार्ज डायनेस्टीज यहाँ पे साउथ इंडिया में आए, एज वेल एज नॉर्थ इंडिया में आए। ठीक है, चालुक्य, राष्ट्रकूटा, पल्लवा, चोला, पंड्या और चेरा, ये साउथ इंडिया में रूल करने वाली डायनेस्टीज हैं। फर्स्ट पैराग्राफ दिखा तुम्हें, समझ में आया देवांश? यस मैम। सबसे पहला राजा जो चालुक्य डायनेस्टी का था वो जयसिंह था इन 1540 AD। वतापी उसने उसका कैपिटल बनाया था। सुहानी 24 चैप्टर की अभी भेज दो मैम को, सोनिया मैम को भेज दो, वो मुझे भेज देंगे। ओके ठीक है, फिर वतापी उनका कैपिटल बनाया था। फिर पुलकेशी 1 यहाँ पे आया, जो चालुक्य डायनेस्टी का राजा था, उसने भी वतापी उसका कैपिटल बनाया था। फिर कीर्तिवर्मन, पुलकेशी 2, ये सारे चालुक्य डायनेस्टी के राजा थे। ठीक है, in this dynasty important rulers like Kirtivarman, Pulkeshi 1, Pulkeshi 2. When the power of Vatapi Chalukya weakened, ये जो वतापी कैपिटल के जो राजा थे उनका पावर थोड़ा वीक हो गया, तो दूसरे ब्रांचेस कृष्णा गोदावरी रिवर में जो दूसरे राजा थे वो आए। यहाँ पे थे विष्णुवर्धन, वो भी थे चालुक्य पर ईस्ट साइड थे। वांगी कैपिटल उन्होंने उनका बनाया था, उनका कैपिटल उन्होंने क्या बनाया था? वांगी। वतापी और वांगी, फिर कल्याणी, ये थर्ड ब्रांच था। तो चालुक्य वर नोन एज चालुक्यज ऑफ कल्याणी। ये जो पूरा पैराग्राफ है वो चालुक्य डायनेस्टी के बारे में है। चालुक्य डायनेस्टी में सबसे पहले आया था किंग जयसिंह, उसने उसका कैपिटल बनाया था वतापी। इसके बाद कीर्तिवर्मन, पुलकेशी 1, पुलकेशी 2, ये सब वतापी कैपिटल के राजा थे। फिर वतापी वीक हुआ, ईस्ट में दूसरी डायनेस्टी एस्टैब्लिश, चालुक्य के ही दूसरे राजा एस्टैब्लिश हुए जो थे विष्णुवर्धन, वांगी। उन्होंने उनका कैपिटल वतापी नहीं बनाया पर वांगी बनाया। ठीक है, यस। और इस तरह से वतापी, वांगी, कल्याण, ये 3 ऐसे एरिया थे जहां पे चालुक्य डायनेस्टी रूल कर रही थी। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, जब चालुक्य डायनेस्टी टोटली खत्म हुई तब दूसरी डायनेस्टी आई, वो थी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। इंद्र 1 वो पहला राजा था, गोविंद 3 वो भी राष्ट्रकूटा का पावरफुल राजा था। फिर गुजरात की बात कर रहे हैं हम। गुजरात में यादव डायनेस्टी थी, उसमें 2 मेन स्टेट्स थे, देवगिरी और द्वार समुद्र। द्वार समुद्र में होसाल डायनेस्टी थी और
देवगिरी में यादव डायनेस्टी। यादव। ये जो 3 लाइन है वो गुजरात के बारे में बात करें। द्वार समुद्र और द्वार समुद्र ने उसका कैपिटल होसाल बनाया था और देवगिरी ने उसका कैपिटल यादव बनाया था। ओके, क्लियर? यस मैम, क्लियर। जब कल्याणी चालुक्य एम्पायर साउथ में डिक्लाइन हुआ तो यहाँ पे बहुत अलग अलग डायनेस्टीज रूल करने के लिए आए। ओके सुहानी बेटा, मैम को वहां पे बोल देना कि मुझे आज भेज दे, मैं कल आपका पेपर बना दूंगी, ठीक है? मैंने मैसेज कर दिया। और मैम अभी मैं शॉर्ट पे लिखना शुरू कर दूं? हाँ बेटा, लर्न करो और लिखते जाओ, ठीक है? फिर ये देवांश का खत्म हो जाता है, फिर तुम्हारा जो पार्ट बाकी है वो मैं खत्म कर देती हूँ। देवांश, कल्याण चालुक्य एम्पायर इन साउथ, ये सब डिक्लाइन हुआ। ओके, दिस इंक्लूड ककातिया। फिर एक नई डायनेस्टी वारंगल, ककातिया डायनेस्टी। ये कृष्णा कावेरी रिवर में थे, उनका कैपिटल था वारंगल कैपिटल। इंपॉर्टेंट डायनेस्टी ऑफ पल्लवा। डायनेस्टी वाज फाउंडेड, पल्लवा डायनेस्टी अब आई। हमने चालुक्य के बारे में पढ़ा, हमने राष्ट्रकूटा के बारे में पढ़ा। यस, जन सबने वो कैपिटल वो होयसल देवगिरी ने यादव सर वो सब ने कैपिटल बनाए थे। मैम कैसे बनाते, मतलब उनका देखो जैसे हमारे सिर्फ हम गुजरात की बात करते हैं। गुजरात का कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गुजरात? मैं बोलूं? गांधीनगर। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? मैम दिल्ली। Delhi. Why we choose certain place a capital? या तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, या तो वहां पे ज्यादा रिसोर्सेज होती है। समझ में आया? हर एक स्टेट, हर एक कंट्री एक पर्टिकुलर चीज को कैपिटल कब डिसाइड करता है, या तो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव वहां पे ज्यादा होती है स्ट्रॉन्ग, या वहां पे रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं। जैसे कनौज में हर्षवर्धना ने क्यों किया था, ये सुहानी के लिए भी है। कनौज के लिए सब क्यों लड़ रहे थे, वही कैपिटल क्यों चाहते थे? वो सबसे ज्यादा रिच था उस वक्त, सबसे ज्यादा रिसोर्स था। समझ में? कोई भी पहले के राजा कोई जगह पे उसको कैपिटल बनाते थे क्योंकि वो वेल्दी था, रिसोर्स वाला था, तो वो डिसाइड करते कि ये उनका कैपिटल होगा। अब समझ में आ गया देवांश? यस मैम, यस मैम। ओके, देखो अब है कृष्णा का कैपिटल ऑफ कांजीपुरम। महेंद्र वर्मन 1, नरसिंह वर्मन 1, नरसिंह वर्मन 3, ये सब रूलर्स थे पल्लवा डायनेस्टी के। ये कौन से रूलर्स थे? पल्लवा डायनेस्टी। देवांश तुम्हें बार बार पढ़ना पड़ेगा। और एक बहुत अच्छी मैं आपको आइडिया दूं, आपको डायनेस्टी के नाम लिखना है पल्लवा, उसके नीचे राजा का नाम लिखना है। आप अपने आप से धीरे 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 उसको ऐसे कर दोगे, ठीक है? तो वो इजीली आपको खुद टेबल बनाना है। यस देवांश। मैम पहले डायनेस्टी का नाम लिखने का, नीचे हाँ, जैसे चालुक्य, तो चालुक्य के 3 राजा थे, हमने पढ़ा था, पुलकेशी 1, पुलकेशी 2, कीर्तिवर्मन। हर एक डायनेस्टी पहले लिखोगे नॉर्थ इंडिया के डायनेस्टी के नाम, बाजू में उनके राजा के नाम, तो वो आपको इजीली याद रह जाएगा। टेबल बना दो आप अपने, जिसको जो तरीके से अच्छा लगे उस तरीके से टेबल बनाना है। ओके ओके मैम, मैं बना दूंगी। हाँ, क्योंकि इसमें ज्यादा यही लर्निंग है। डायनेस्टी का कौन सा राजा था, मिहिर भोज किसका राजा था, पल्लवा डायनेस्टी के 3 राजा के नाम देने हैं, तो वो टेक्स्ट बुक में ढूंढना नहीं पड़ेगा, इजीली आपको लर्न हो जाएगा। ओके, यस मैम, एक बार लिख देंगे फिर क्या करना है? देखो 3 कॉलम करना है, डायनेस्टी, किंग, कैपिटल। थर्ड आप कैपिटल भी रख देना। समझ में आया? यस। ओके, अब देखो जैसे पल्लवा डायनेस्टी का कैपिटल कांजीपुरम था। पल्लवा डायनेस्टी का कैपिटल क्या है? कांजीपुरम। महेंद्र वर्मन 1, नरसिंह वर्मन 1 और नरसिंह वर्मन 3, ये 3 पल्लवा डायनेस्टी के राजा के नाम है। यस। फिर आया तंजौर, तिरुचिरापल्ली और आया पुटकोई।
ये चोला डायनेस्टी के 3 जगह के नाम है, उसमें से तंजौर जो है वो चोला डायनेस्टी का कैपिटल है। अब चोला डायनेस्टी के राजा कौन थे? राजा 1, राजधिराजा 1, राजेंद्र 1। तो आप कैसे लिखोगे चोला डायनेस्टी? चोला डायनेस्टी के बाद उनके 3 राजा, राजा 1, राजधिराजा 1 और राजेंद्र 1। चोला डायनेस्टी का कैपिटल तंजौर। समझ में आया? फिर आया पंड्या किंगडम। पंड्या किंगडम, इसमें कुछ ज्यादा पंड्या किंगडम का नहीं हमें दिया है, सिर्फ इतना पता है कि वो तमिल में था। चेरा डायनेस्टी रूल कर रहा था। फिर फर्स्ट रूलर ऑफ चेरा डायनेस्टी वाज सेतवनगन and he was the best Chera ruler. Okay? Okay. Now comes the administration of Rajput era. अब ये राजपूत एरा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते थे? तो यहाँ पे 2 चीज, पहले तो राजा जो कोई भी दूसरा राजा कब बनेगा वो हेरिडेटरी था, राइट? और ऐसे हेरिडेटरी यानी कि डिसाइड नहीं था कि जो एल्डेस्ट सन है वो ही राजा बन गया। ब्राह्मण्स, मिनिस्टर्स बैठ के डिसाइड करते थे, फिर फाइनल फाइनल अथॉरिटी राजा के पास होती थी। ठीक है? अब दूसरा याद हमें इसमें ये रखना है, हमें एक एग्जाम्पल दिया है कि किंग यशाकर जो कश्मीर का राजा है उसको किसने चूज किया था? कमिटी ऑफ ब्राह्मण ने चूज किया था कि कश्मीर का राजा यशाकर बनेगा। ओके? फिर 2 टाइप की मिनिस्टर्स होती थी उस वक्त, अमात्या और सेक्रेटरी। अमात्या का काम था कि पॉलिटिक्स के बारे में डिसाइड करना, कब वॉर करना है, क्या नहीं करना है, नेगोशिएट। सेक्रेटरी का काम था, जॉब वाज टू फाइट एंड मेक पीस और अमल करना। ओके? पर फाइनल डिसीजन हमेशा राजा लेता था, कोई भी पॉलिसी होगी वो राजा लेगा। अब ये दोनों मिनिस्टर को काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर बोला जाता है। इन दोनों का एक हेड होता था, वो होता था मेयर, जिसको हिंदी में बोला जाता है नगरपति। ओके? क्लियर? ओके मैम। यस मैम, क्लियर। विलेज इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि ग्राम पंचायत हमारी है ना, अभी भी ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत विलेज में जो पंचायत होती थी वो होती थी ग्राम पंचायत। ओके? अभी देखो, जब तक मैं सुहानी को समझाऊंगी ना, तुम ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राजपूत एरा एक बार रीड करोगे। फिर ट्रेड एंड कॉमर्स। अब ट्रेड एंड कॉमर्स यानी कि जब हम दूसरी कंट्री के साथ कोई चीज सेल करते हैं और दूसरी कंट्री से चीजें हम खरीदते हैं, तो वो हो गई ट्रेड और कॉमर्स की बात। तो ट्रेड देयर वाज, वहां पे उस वक्त अलग अलग डिपार्टमेंट होते थे, यानी हर एक को एक अलग अलग काम दिया होता है, किसको एक्सपोर्ट संभालना है, किसको इंपोर्ट संभालना है। बाहर की कंट्री से कोई पैसा आया तो उसका एक अलग मिनिस्टर होता था जो उसके बारे में ध्यान रखता था। फिर एक अरेंजमेंट किया जाता था टैक्स कलेक्ट करना, जो भी मेन सोर्स ऑफ इनकम राजा की, यानी मेन पैसा जो राजा कमाता था वो हर एक के लैंड के ऊपर टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स जिसको बोलते हैं। उस वक्त सबसे ज्यादा तो खेती करते थे ना लोग, तो एग्रीकल्चर टैक्स लिया जाता था। ठीक है? लैंड रेवेन्यू, और वो 1/6 पार्ट, जिसकी भी जितनी लैंड है उसकी 1/6 पार्ट पे होता था, और उसको वो लोग बोलते थे बाग। ओके? जो आज भी हम देते। इसके अलावा जहां से सी से ट्रेडिंग होती है, पोर्ट, उस पे टैक्स देना है। चेक पोस्ट यानी एक जगह से दूसरी जगह रोड से जाते तो, इरिगेशन आप यूज कर रहे हो तो। अब यहाँ पे हमें 3 मेन पोर्ट्स के नाम दिए गए, गुजरात के दिए गए 2 मेन, खंबात जिसको पहले बोला जाता था स्तंभृत, और भरूच जिसको पहला बोला जाता था बिरगू कच्छ। ओके? ओके मैम। लास्ट हमें दिया गया है फॉरेन अटैक इन इंडिया। यहाँ पे बात होगी अफगान से जो रूलर आए थे, महमूद गजनी, महमूद गोरी, राइट? मुस्लिम्स इन्वेडर्स, बहुत सारे मुस्लिम्स घुसपैठिए, इन्वेडर्स यानी जो हमें बताए बगैर हमारे जगह में घुस के हमला करते हैं। तो 8th और 12th सेंचुरी में बहुत बार देखा गया था। जैसे 8th सेंचुरी में हमें बताया गया है मोहम्मद
इब्न कासिम। ये 8th सेंचुरी में इंडिया में आया था। कौन सी जगह से? उसने नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को अटैक किया, राइट? और वो अरब किंगडम का था। फिर सबुक्तिगिन, ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट से आया था। उसके बाद मोहम्मद गजनी, उसको पता चला कि इंडिया के पास बहुत सारा सोना है, वेल्थ है, अबंडेंट वेल्थ। मोहम्मद गजनी 12 आया यहाँ पे, राइट? अगेन एंड अगेन। और उसने सोमनाथ को बार बार लूटा और फाइनली सोमनाथ को पूरा उसने तोड़ दिया, रियून कर दिया। एक ही डायरेक्शन से मोहम्मद गजनी आता था, अटैक करता था, काफी सारी चीजें लेके जाता था, और अफगान का राजा था, पूरी इसकी अफगान को वो प्रॉस्पेरस करता था। Yes, ma'am. After death of Muhammad Ghazni, there comes महमूद गोरी, महमूद शाहबुद्दीन गोरी। वो सिर्फ यहाँ से लूटना नहीं चाहता था, वो तो यहाँ पे रूल करना चाहता था। उसने पृथ्वीराज चौहान के साथ 2 बैटल की थी, बैटल ऑफ टेराइन इन 1191 एंड बैटल ऑफ टेराइन 2 इन 1192, जिसमें पृथ्वीराज को हरा के वो उसको डिफीट कर दिया। ओके, क्लियर देवांश? Yes, ma'am. मैं आपने आप बोला क्या मैं रीड करोगे? करूँ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राजपूत एरा एक बार रीड करना है ना? हाँ, जितना भी है, जितना भी मैंने समझाया एक बार आप रीड कर दो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे उसमें से पूछोगे कि मैम ये मुझे वापस समझा लो, मुझे समझ में नहीं आया। तब तक मैं सुहानी का थोड़ा चैप्टर मैं स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया से रीड कर लूं। एक बार रीड कर दो। सौम्य, धैर्य, Yes, ma'am. तुम्हारे ma'am. फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए? नो मैम। क्यों? मैम अभी थोड़ी देर में हो जाएंगे। ओके, चलो। सुहानी, हमारा जो चैप्टर मैम। बाकी है, हाँ बोलो। मैम लास्ट में राष्ट्रकूटा जीत गया था ना? पर आपके टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है तो मत लिखो, उसमें ये लिखा है कि तीनों के किंगडम वीक हो गए, ये उसका एंड है। बट मैम क्वेश्चन तो ऐसा पूछा नहीं है। क्वेश्चन पूछा व्हाट वाज द एंड रिजल्ट, एंड वाज ये तीनों किंगडम वीक हो गए। Because if it is not given from the textbook, Suhani, don't write from another this answer. स्कूल में गलत दे देंगे तुम्हें, इसलिए बेटा। ओके सुहानी स्क्रीन शेयर कर दो, जो थोड़ा पोर्शन बाकी है वो मैं खत्म कर दूं बेटा, तो ये चैप्टर खत्म हो जाए हमारा। ये सब हो गया था, गंगाईकोंडा, चोलापुरम। कितना बाकी है बेटा? 4 पेज। इंस्क्रिप्शन वाला समझा दिया था मैंने, प्रशासनिक समझा लिया था, बस यहाँ से बाकी टेम्पल्स एंड ड्रोन्स। चोला बिल्ड मैग्निफिकेंट टेम्पल, बहुत अच्छे अच्छे और ब्यूटीफुल टेम्पल्स बिल्ड करते थे। उस वक्त के जो राजा थे ना, वो बड़े बड़े टेम्पल्स बिल्ड करते थे। उनका वेल्थ, उनके पास ज्यादा पैसा, वो कैसे दिखाते थे? तो टेम्पल बिल्ड करके, जैसे बृहदेश्वरा टेम्पल, ये टेम्पल कहाँ था? गंगाईकोंडा, चोलापुरम। चोला पीरियड में सबसे ज्यादा टेम्पल्स होते थे, ठीक है? और उससे नंबर ऑफ पीपल को जॉब भी मिल जाती थी, काम भी मिल जाता था। ईच टेम्पल, हर एक टेम्पल का खुद का एक प्रीस्ट होता था, खुद का म्यूजिशियन, डांसर, फ्लोरिस्ट यानी फूल वाले, फूल से जो चीजें सजाते हैं, कुक, कारपेंटर, स्वीपर, पॉटर, गार्डनर, वॉशरमैन, अदर। तो सोचो, जिस विलेज में कोई भी इंपॉर्टेंट टेम्पल होगा, वो विलेज में जो लोग हैं उनके पास काम है, क्योंकि हर एक टेम्पल का एक हर एक पर्सनल ये होता था। अलग अलग क्राफ्ट्स भी होती थी, रिलीजियस, सोशल, कल्चरल फंक्शंस ये टेम्पल के अंदर होते थे। स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स ये टेम्पल के आजू बाजू बिल्ड किए गए थे।
सो वी कैन से दैट टेम्पल सिर्फ वर्शिप की जगह नहीं थी, पर यहाँ पे सोसाइटी थी, इकोनॉमिक यानी सभी को काम मिला है, तो सबके पास लाइवलीहुड का एक रास्ता है। और कल्चरल लाइफ यानी कि सब अपने कस्टम्स ट्रेडिशन फॉलो करते थे। चोला ब्रॉन्ज स्कल्पचर एक सबसे वर्ल्ड का फाइनेस्ट स्कल्पचर है। ब्लैकस्मिथ मेड दिस ब्रॉन्ज इमेज ऑफ डायटीज एज वेल एज डिवोटी। इसमें मूर्ति भगवान की और इसके मूर्ति को प्रे करने के लिए जो भक्त होता है डिवोटी, ये सब उसने ब्रॉन्ज से बनाया था। ऊपर स्क्रॉल कर दो सुहानी। ऊपर का तो ये पैराग्राफ खत्म हो गया। अब चोला डायनेस्टी जो था वो एग्रीग्रेन कैसे मेजर करता था। चोला एम्पायर डिवाइडेड इनटू मेनी प्रोविंस, प्रोविंस यानी स्टेट, जिसको वो लोग बोलते थे मंडलम। क्या बोलते थे? मंडलम। प्रिंस ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड, उसको ये मंडलम का चीफ यानी गवर्नर, उस टेरिटरी में जो भी रिच फैमिली होता था उसके प्रिंस को गवर्नर चुना जाता था। आगे ये जो स्टेट होता था प्रोविंस मंडलम, वो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में बंटता था, सिटीज यानी जिसको अब हम सिटीज बोलते हैं। वलनाडुस, उसको क्या बोलते थे? वलनाडुस। आगे ये वलनाडुस ग्रुप ऑफ विलेज में डिवाइड होते हैं जिसको नाडु बोलते थे। हर एक नाडु डिवाइडेड इनटू स्मॉल विलेजेस। ओके, देखो तो इस पैराग्राफ में मंडलम का हेड गवर्नर, आगे मंडलम डिवाइडेड इन वलनाडुस, आगे वलनाडुस डिवाइडेड इनटू नाडु। ग्रुप ऑफ विलेज कंसिस्टिंग ऑफ पीजेंट्स फैमिली, जहां पे लोग खेती करते हैं। हाँ सुहानी। मैं दीवान। बोलो बेटा। मुझे ट्रेड कॉमर्स वाला मैम पता नहीं चला। अच्छा रुको मैं बताती हूँ, बाकी सब पढ़ लो। बाकी सब हो गया? यस मैम, आगे बाकी है मैम। फॉरेन तो उसको टिक करके रखो, मैं समझाती हूँ वापस। ठीक है बेटा? ओके मैम, अभी आगे रीड कर। हाँ, ग्रुप ऑफ विलेज जिसमें पीजेंट्स फैमिली यानी कि जो फार्मर्स खेती की काम करते हैं, या उसे बोला जाता है विलाल्स, ये नाडु फॉर्म करते हैं। चोला के वक्त नाडु ने काफी किंग उनको लैंड ग्रांट्स देते थे यानी डोनेशन देते थे। ब्रह्मदेया ब्राह्मण स्कॉलर्स, जो टेंपल के ब्राह्मण्स होते थे उनको लैंड ग्रांट करते थे। नंबर ऑफ ब्राह्मणा फिर क्या हो गए? साउथ इंडिया के पार्ट हो गए। विलेज में अब असेंबली होती थी जहां पे लोग इकट्ठा होते थे और डिसाइड करते थे कि विलेज में क्या करना चाहिए। ऊपर स्क्रॉल कर दो बेटा। ओके, यस, विलेज हैड असेंबलीज जहां पे लोग गैदर होते थे। ब्राह्मणा विलेज असेंबली को सभा बोला जाता था, वाइल नॉन ब्राह्मणा असेंबली को ऊर बोला जाता था। दो टाइप की असेंबली होती, जहां पे सारे ब्राह्मण इकट्ठा होते थे उसको सभा, और जहां पे नॉन ब्राह्मण होते थे वहां पे ऊर। चोला विलेज में रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म्स होते थे यानी इलेक्शन होके अपने रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट किया जाता था। एग्जाम्पल हमें दिया है उत्तर मेरूर, ये एक विलेज है, ब्राह्मण विलेज है। सभा होता था, वो किंग को मदद करता था कि लैंड को कैसे मेजर करना है, कौन से लैंड को कल्टीवेशन में लेना है, कहाँ से कितना टैक्स लेना है, कितना लैंड रेवेन्यू लेना है, राजा को कैसे टैक्स देना है। उसके अलावा सभा ध्यान रखता था रोड को मेंटेन करना, टेम्पल को मेंटेन करना, वाटर टैंक को मेंटेन करना। अगर किसी के लैंड के बारे में झगड़ा चल रहा हो, डिस्प्यूट, उसको सेटल करना। किसी ने कुछ गलती की है तो उसको फाइन देना, वाटर इरिगेशन की देना। किसी को जुडिशियल कमिटी होती थी जो पनिश देती थी। ठीक है, इरिगेशन वर्क में काफी वो लोग ध्यान देते थे, और चोला के वक्त हम बोल सकते हैं एडवांस इरिगेशन टेक्नोलॉजी वो लोग अपनाते थे। ऊपर की तरफ करो बेटा। थोड़ा नीचे करो, ऊपर की 2 लाइन बाकी थी रीड करना। और हाँ, द सपा वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इरिगेशन कैनाल्स। बस कर दो वापस, इरिगेशन कैनाल्स इन सम एरियाज वो लोग वेल भी डक करते थे, फिर डैम बनाते थे। ग्रेनरी इज द प्लेस वेयर दे स्टोर द ग्रेन्स।
राइट। देन गुड रोड्स, ट्रेड, कॉमर्स, ये सब फ्लरिश हुआ था चोला के वक्त। रेवेन्यू सर्वे किया जाता था, हर एक की लैंड को देखा जाता था। वलनाडु था, वो सब ये लैंड रेवेन्यू को संभालता था, ठीक है। वलनाडु हैज इट्स ओन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, उसके पास खुद के रेवेन्यू ऑफिसर्स होते थे जो रेवेन्यू जाके कलेक्ट करते थे, असेसर्स होते थे यानी असिस्टेंट्स जो उनको हेल्प करते थे। यस बेटा, ऊपर का पेज करो। एंड हो गया मैम, हो गया ना चैप्टर? यस मैम। चलो स्टॉप कर दो स्क्रीन शेयरिंग। दो चैप्टर है सुहानी, दो चैप्टर की मैं एग्जाम ले रही हूँ। मैं वो लास्ट पेज था। ओके सुहानी, अभी तुम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लर्न करो, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स ढूंढो, अगर वो नहीं मिल रहे तो उसमें भी आपको हेल्प करती हूँ। यस देवांश। मैम वो ट्रेड कॉमर्स वाला में। सिर्फ ट्रेड और कॉमर्स वाला समझ में नहीं आ रहा है आपको? और मैम आगे मैम नेक्स्ट पेज में लास्ट पैराग्राफ है ना, कॉन्स्टेंटली शहाबुद्दीन गौरी वाला मैम, वो दोनों। पहले ट्रेड कॉमर्स समझा दूं ना आपको? यस मैम, ओके मैम। देखो सेपरेट डिपार्टमेंट होता था ट्रेड में। कॉमर्स यानी कि क्या? ऑफिसेस, डिपार्टमेंट जहां से आप काम करते हो, ठीक है। डिपार्टमेंट यूज टू मेक अरेंजमेंट। ये जो डिपार्टमेंट होता था वो ध्यान रखता था कि कौन सी जगह पे कितना टैक्स कलेक्ट करना है, कलेक्शन टैक्स, रेवेन्यू कलेक्ट करना, स्पेशली लैंड रेवेन्यू, कौन सी चीजें परचेज करनी है, असेंशियल कमोडिटीज यानी इंपॉर्टेंट कमोडिटीज। जैसे हमारे लिए अभी असेंशियल चीज क्या है? वेजिटेबल्स, मिल्क, फूड इज असेंशियल थिंग, नेसेसिटी थिंग, राइट। तो उस वक्त वो डिसाइड करते थे कि एसेंशियल चीज क्या है। जैसे ये पेंडेमिक चल रहा है तो गवर्नमेंट सबसे पहले क्या बंद करती है? जो एसेंशियल चीज नहीं है, थिएटर्स, मॉल। यस मैम, थिएटर, मॉल, क्लियर बेटा? यस मैम। तो उसकी भी डिपार्टमेंट होती थी जो ध्यान रखता था। फिर ये जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे ना, उसको वो लोग भाग बोलते थे। यस मैम, वो मैम मेन सोर्स ऑफ टैक्स। यस इंडस्ट्री पैरा लैंड रेवेन्यूज में। यस बेटा, समझ में आया। अब दूसरी है कि इसके अलावा राजा कौन कौन पे टैक्स लेता था? पोर्ट्स, चेक पोस्ट, इरिगेशन, इस तीन चीज पे भी टैक्स लिया जाता था। यस ओके। और दो पोर्ट के नाम दिए गुजरात के जो फेमस थे उस वक्त। अभी गुजरात का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है पता है तुम्हें? कंडला पोर्ट। कंडला पोर्ट। इट इज द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ गुजरात। ओके ओके ओके। चलो और क्या प्रॉब्लम है? पीछे मैम लास्ट पेज में लास्ट पैराग्राफ है ना, कॉन्स्टेंटली। यस। अब मोहम्मद गजनी के बाद अफगान का दूसरा राजा था शहाबुद्दीन गोरी, जो इंडिया में आया था लेट 12th सेंचुरी में। सबसे पहले तो उसने ये डिसाइड किया कि इंडिया में वो लूटपाट करके चला जाएगा, पर धीरे धीरे उसको क्या मन हुआ कि वो इंडिया में ही सेटल बनेगा। फाइनली उसने पृथ्वीराज चौहान को सेकेंड बैटल ऑफ टेराइन में हरा दिया, राइट। और यहाँ से सल्तनत बैटल शुरू। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो नेक्स्ट चैप्टर इससे रिलेटेड है, दिल्ली सल्तनत। यस मैम, दिल्ली सल्तनत। यस मैम, पता चल गया। पता चल गया ना बेटा? यस मैम, यस मैम। ओके। अब देखो सैटरडे को धैर्य, सौम्य, देवांश, यस आप मैम। लोग को दोनों वर्कशीट लर्न करके रखनी है, तीनों को। मैं आपको ओरल टेस्ट लूंगी उसमें से। मैम मेरी फिलिंग द ब्लैंक्स हो गई। यस क्या क्या सौम्य? मैम, मेरी भी हो गई।
हाँ हाँ, पर Thanks, देवांश हो की गई। बाकी है ना, तो वी हैव टू वेट फॉर देवांश। तो सैटरडे मैं आपको दोनों वर्कशीट पूछूंगी। ओके भले मैम। संडे संडे आपकी रिटर्न टेस्ट है, पर आप तीनों की ओरल टेस्ट में लूंगी सैटरडे को। ओके मैम, ले लेना। मैंने आप लोग को मैम मेरी वर्कशीट दे सैटरडे दिया स्कूल की है। एग्जाम मैंने, खत्म हो जाती है। हाँ देवांश बोलो बेटा। मैम मेरी सैटरडे स्कूल की एग्जाम खत्म हो जाती है। हो जाती है ना बेटा? ओ, आपकी यस स्कूल में मैम, चल यस रही मैम। है। तो देवांश एसएस में कौन सा चैप्टर पूछा आपको? मैम फर्स्ट एंड 10th मैम पूछा। 10th? तो अभी इसके बाद मैं 10th करवाऊंगी। ओके मैम, 10th तो करा बेटा दो। देवांश तुमने कहाँ से लर्न किया? मैम टेक्स्ट बुक में ऐसे मैम लेसन रीड करके कर दिया। तो एसएस की एग्जाम में ऐसा कुछ पूछा था, कुछ अलग या कुछ हार्ड? नो मैम, टेक्स्ट बुक में जो जो था मैम उसके उसमें से ही पूछा था सब। और सब्जेक्टिव था कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव था? नो मैम, ऑब्जेक्टिव था मैम। और मैम ओके। लेसन में से सब 10th कुछ 10th क्वेश्चन चैप्टर आंसर है इज वो। वेरी इजी। आई एम यस सो मैम, रॉक हैप्पी। साइकिल है मैम। हाँ, वाटरफॉल और वो सब है, रॉक साइकिल एक्चुअली वॉल्केनो। आपको क्या किया है पता है? आपको थोड़ा एनसीईआरटी कोर्स इस साल डाला। अभी तक आपका लेवल बहुत कम था। ये जो यस मैम। चैप्टर्स है मैं बच्चों को देवांश तूने तो ये चैप्टर मेरे साथ पढ़ भी लिया है एनसीईआरटी में, ज्योग्राफी वाला। मैम ये अर्थ इंटरनल वो। हाँ, मैंने उसमें करवाया तो है। कोर, मेंटल, क्रस्ट, उनका सेकंड चैप्टर है। मैम एनसीईआरटी में सेकंड चैप्टर है वो। ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है। यस मैम। मैंने तो तुम्हें ये पूरा करवा दिया है। यस मैम, इसीलिए तो मैम अच्छा गया मैम एग्जाम में, वरना है ना, नहीं मैंने जाता। ये पूरा समझाया था। यस मैम, मैं था तब मैम। हाँ मुझे याद है, क्योंकि ये तो हमारा वेकेशन में ही हो गया था चैप्टर, अप्रैल में। ओके यस चलो, तो कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। सौम्या, यस मैम। ओ सौम्या, इसकी वर्कशीट दी है टीचर ने तेको? नो मैम, 10th चैप्टर है ना, अभी खत्म हुआ है, तो कोई अब बात नहीं, आएगी तो भेजूंगा। देखो जैसे जैसे वर्कशीट आती है ना, तेरा काम है कि तुझे मैम को भेज देने का। ओके। और ये मैम मेरा ज्योग्राफी में तो मेरे पास भी बहुत सारा मिल जाएगा। चलो, तो हम मैम तो आप लोग ना सैटरडे लेने नेक्स्ट, वाले हो मैम ओरल एग्जाम? क्या बेटा? मैम सैटरडे ओरल एग्जाम लेने वाले हो ना हाँ, वर्कशीट की? सैटरडे को मैं ओरल एग्जाम ले रही हूँ। और नेक्स्ट ओके वीक हम मैम। लोग ज्योग्राफी का ये 10th चैप्टर शुरू क्वेश्चन आंसर भी पूछोगे मैम? सब कुछ पूछूंगी, यस मैम। सब मैम कुछ। पूछ लेना, 2 दिन में सब हो जाएगा। हाँ मैम सब कुछ। मेरा क्या है होमवर्क? सुहानी तुझे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने, ये हिस्ट्री का चैप्टर मैक्सिमम जितना लर्न हो जाए उतना लर्न करना है। तेरी भी टेस्ट लूंगी, जरूरी नहीं है किसी को भी मैं बोलूं कि मेरे सामने लिखो भी सही। मतलब मैम ये क्या करना है? आपकी आवाज नहीं आ रही थी। सुहानी तेरे नेट में बहुत प्रॉब्लम है। तुझे ये हिस्ट्री का चैप्टर लर्न करके रखना है सैटरडे के लिए। मैम और ओके एक मैम। डाउट है हाँ सौम्य बोलो। मैम, वो एसपीजीटी की जो वो मैम ग्रुप, अरे क्या बोलते हैं मैम, ऐप है ना वो, उसमें जो वर्कशीट आती है उसमें से कुछ करना होता है मैम? वो मैंने ये चैप्टर की नहीं लिखना भेजी होता है। है ऐसा कुछ? मैंने ये नहीं भेज। चैप्टर की नहीं भेजी है, तो कुछ नहीं करना है तेरे को। ओके मैम। ये एग्जाम में तो मैंने तुझे बता दिया क्या करना है। मैम तो आप वर्कशीट दोनों उसमें से और टेक्स्ट बुक में से पूछोगे? ओके मैम। चलो, अभी आप लोग को इंग्लिश है, क्या है आपको? साइंस। हाँ आपको साइंस है। मेरा तो साइंस नहीं आई है, एम मैं तो लीविंग। एनसीईआरटी में हूँ। ओके मैम, बाय मैम। मैम हमें तो लीव नहीं होना है ना? बाय नहीं, बाय। आपको नहीं होना है, देवांश मैं को हो लीव जाती होना हूँ, है। मैं हो जाता हूँ। हाँ चलो बाय, बाय मैं भी लीव हो रही हूँ अभी, आपको फिर मैम। साइंस स्टार्ट होगा अभी। ठीक बाय है, बाय। मैम। बाय बेटा।
Good afternoon. Come on. आपको मिल गया था? क्या मैम? वो हाँ मैम। पेपर मैम, वो सॉल्व। नो मैम, मुझे अभी नहीं मिला। नहीं मिला मैम। नहीं मिला मैम। हाँ तो कोई नहीं, हम हमारा चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं। ओके मैम वो चैप्टर सुनो, मांग लेना परसों तक रेडी रखना, तो हम लोग पेपर डिस्कस कर दें। ओके मैम परसों को कहाँ पे आपका लेक्चर होगा? क्यों सैटरडे नहीं होता? हाँ होता है ना। तो फिर सुहानी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम वो आप भी गुड मॉर्निंग बोल रही है गुड इवनिंग की जगह। पता तो है मैम भी मुझे गुड मॉर्निंग ही बोल रहे हैं ना। हाँ सही बात है सुहानी। तो फिर मैम यस मैम हम लोग चैप्टर 5 करना है ना। हाँ यस धैर्य, आपका वीडियो क्यों ऑफ है? मैं 2 मिनट बुक लेके आता हूँ। सुहानी, आपकी बुक में कहाँ से बाकी है? मैम मेरी बुक में से है ना 2 मिनट। मैम हमने ये एसिडिक एसिड तक किया था। और मैम हमारे में ना लास्ट आपने वो टेबल करवाया था डू यू नो वाला नेम ऑफ एसिड और फाउंडिंग वो वाला समझाया था। ओ वहां से तो कितना सारा हो गया है। यस 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 मैम। यस मैम आपने ये ब्लू स्ट्रिप वाला रेड हो जाती है और रेड ब्लू हो जाती है। यस मैम। मैंने ये चाइना रोज तक करवा दिया है आपकी टेक्स्ट बुक में। यस मैम मैं भूल गया था। यस मैम आपने बोला था कि ब्लू ये होते भी वो करवा रेड। दिया है। अभी यहाँ न्यूट्रलाइजेशन से स्टार्ट करना है। यस मैम सॉरी मैम। ओके और मैम मेरी टेक्स्ट बुक में से तो परफेक्ट है ना। एक मिनट मुझे ढूंढने दो। कहाँ? एसिडिक एसिड तक मैम हमारा पूरा हो गया था। बेसिस सब्सटेंस से हमारा बाकी है। एसिडिक एसिड बोला ना आपने? हाँ हाँ ओके मैम 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 लास्ट सौम्य ने ये ब्लू बॉक्स रीड किया था। हाँ यस मैम। ओके सुहानी, बेसिक सब्सटेंस स्टार्ट करो। धैर्य सौम्य सुनना। basic substance contain a base are called basic substance. Sodium hydroxide NaOH and calcium hydroxide CaOH2 are example of bases used in the laboratory. Cornstarch, fresh egg white, etc. are other example of bases. Bases may have a strong irritating odor and should be used with caution as they can harm the skin and eyes. Now see,
बेस जैसे मैंने आपको समझाया था, ये धैर्य सौम्या की बुक में से कि बेसिक सब्सटेंस सोपी टू टच होते हैं, वो फोम क्रिएट करते, फोम मतलब फिन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर एग्जाम्पल ऑफ बेसिस। ये सब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करने में यूज होते हैं। ओके यस मैम, ये कॉर्न स्टार्च क्या होता है? ये कॉर्नफ्लोर नहीं होता, हाँ। ये ऐसा चिकना चिकना होता है ना, सोपी टू टच ना। बेस में है वो स्ट्रॉन्ग इरिटेटिंग ऑर्डर, ODOUR ऑर्डर मतलब स्मेल, and should be used with caution as they can harm our skin and eyes. Continue. मैम तो यहाँ पे ऑर्डर ही क्यों लिखा है, स्मेल नहीं लिख सकते? लिख सकते, लेकिन साइंटिफिक वर्ड है ये ऑर्डर। ओके मैम, अब तो मैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस से रीड करूं? हाँ, Like acid, bases can be strong or weak. Strong bases are very corrosive and can burn the skin. These bases should be handled carefully because caustic soda or sodium hydroxide, NaOH, and caustic potassium or potash or potassium hydroxide, KOH, are strong and corrosive bases. On the other hand, copper hydroxide, CuOH2, zinc hydroxide, ZnOH2, and ammonium hydroxide, NH4OH, are weak bases. Ammonium hydroxide is produced from dissolving ammonia NH3 in water. ये सारे जो बेस है, ये ऊपर की जो है कॉस्टिक पोटेश और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये कोरोसिव। कोरोसिव मतलब क्या? जल्दी इफेक्ट करता है। हार्मफुल, जो हमको हार्म करता है, दैट इज कोरोसिव। इसीलिए इनको स्ट्रॉन्ग बेस कहा गया है। फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक है, जो हार्पिक वगैरह में यूज होता है, टॉयलेट क्लीनर जो होता है ना, उस सब में यूज होता है। अगर मैम ये स्ट्रॉन्ग, ये जो है ना एसिड्स और बेसिस, अगर हम वो ये क्लीनर और वो सब में यूज करें तो क्या होगा? वैसे कुछ नहीं होगा, लेकिन ये ज्यादा हमको हार्म करते हैं, इसीलिए वो हम लोग क्लीनर और वगैरह में नहीं ज्यादा उसको यूज करते। मैम आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। मैम ये चिपक गया है। मैम मैम आप क्या? मैम उसकी आवाज है ना कट के आ रही है। उसके वहां से प्रॉब्लम है। मैम हाँ मैम मेरा नेट का बहुत इशू है मैम। तो मैम आपने अभी क्या समझाया? अभी मैंने यही समझाया हो गया था, कि ये जो स्ट्रॉन्ग खुद ही हो एसिड, गया। हाँ मैं कुछ हुआ भी नहीं था, लीव हो गया। और मैं समझाती हूँ। धैर्य, आर यू देयर? यस मैम। तो वीडियो क्यों ऑफ रखते हो आप? देखो, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं ना, उनकी थोड़ी क्वालिटी एसिड जैसी होती है,
दे आर वेरी corrosive and can burn the skin. वो भले बेस है फिर भी हमारी स्किन जला सकते हैं. These bases are handled carefully. Caustic soda and sodium hydroxide और ये सब corrosive बेस है. And on the other hand दूसरे जो weak होते हैं that is copper hydroxide, zinc hydroxide and ammonium hydroxide. Ammonium hydroxide is produced from dissolving ammonia. अमोनिया को जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो जो बनता है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है. मैम सुहानी आपको आप में फैक्ट फाइल दी है. हाँ है ना, पिंक कलर के बॉक्स में. क्या है पढ़ो तो. हाँ, there are acids and bases in our body too. HCl is present in stomach. The saliva in our mouth is basic in nature. Blood when healthy is also basic. पता चला. Yes. जैसे खाने की चीज में नेचुरल एसिड्स होते हैं वैसे हमारी बॉडी में नेचुरल एसिड और नेचुरल बेस है. स्टमक में HCl, स्टमक के वॉल HCl सीक्रेट करते हैं जो हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ लिया है. ओके. हमारे सलाइवा बेसिक इन नेचर है. ब्लड भी जब बिगड़ा नहीं है हेल्दी है तो बेसिक इन नेचर है. यस सौम्य बोलो. मैम जब एक एसिड और दूसरा एसिड मिक्स होता है तो मैम क्या होता है? बीमारी हो जाती है मैम, है ना. मैम पर वो हमको थोड़ी होगी. जिसने खाया है उसको होगी. यस एसिड खाया है ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ मैम मैं. मैम एसिड एक एसिड से दूसरा एसिड मिक्स होता है तो मैम क्या होता है? दोनों एसिड मिक्स करेंगे तो वो कुछ दूसरा ही बन जाएगा. मतलब कैसा, हमारी बॉडी वाला या फिर वो बाहर एयर वाला? वेट. बॉडी वाला. क्योंकि हम जो खाते हैं वो एसिड जाता है और हम जो सिगरेट्स करते हैं वो भी एसिड है. देखो तो मैम वो हमारी स्किन पे डायरेक्ट इफेक्ट आएगा, है ना मैम. अगर दो एसिड कभी भी मिक्स करोगे ना तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा. क्यों मैम? क्योंकि दोनों मिक्स होते हैं तो दोनों अपना आइडेंटिटी खो देते हैं. दोनों अपना रिएक्शन खो देते हैं. मैम अगर 3 करोगे तो? अरे भैया कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन पूछो ना. अगर दो एसिड मिक्स करते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होगा. फिर एसिड और बेस दोनों मिक्स करेंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा. वो आगे आएगा आपको. ओके. मैम कभी ऐसा हुआ है कि कोई कुछ ये स्ट्रॉन्ग एसिड टेस्ट करते करते कोई साइंटिस्ट मर गया? यस मर मैम गया ऐसा है. हुआ है. कैसे मैम मर जाएगा? एक मिनट. हाँ मैम एसिड तो ऐसे मिल जाता है बाहर. मैंने तो टीवी पे बहुत एक बार सारे रीजन पिक्चर है. आया था कि वो लोग का है ना वो एसिड है ना मुंह पे डाल के चले जाते हैं. कौन क्या मजा आता है उन लोग में. कौन कौन चला जाता है ऐसे? कौन चला जाता है सौम्य? मैम चला जाता है नहीं मैम. एसिड मैंने ऐसा देखा था कि मैम एसिड है ना मुंह पे डाल के चला जाता है कोई. टीवी में देखा था. तो मैम उस पे ना पूरा मुंह जल जाता है या फिर? हाँ मैम वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, वो डालता है. तो मैम उससे क्या होता है हमारे फेस पे? उससे तो वो आँख पे जाए तो? हमेशा के लिए मैम दाग लग जाता है. मैम और आँख पे जाए तो आँख ही भी चली जाती है. हाँ मैम. देखो अगर फेस पे है तो एसिड तो पूरा जला देता है. अगर कॉन्सेंट्रेटेड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो वो नाक बाक सब जला देता है. वो दीपिका पादुकोण के छपक मूवी है ना वो देख लेना. एसिड अटैक के बेस्ड है. मैम मैंने वो देखी नहीं है पर उसका पिक्चर देखा है ना इसलिए समझ आ गया.
मैम मैंने ना आधी देखी और बाद में कंटाला है तो मैंने रहने दी। क्या चलो ऐसे तो सुहानी मैं आगे बढ़ो, completing होगी। सुहानी आगे बढ़ो। हाँ, properties of bases, some of characteristic properties of bases are bitter to taste. A bitter taste is characteristic of all bases. Solution of bases are slippery to touch. If you apply a drop or two of very dilute solution of sodium hydroxide or potassium hydroxide on our fingers, then and then rub them, they will feel slippery. Bases may or may not be soluble in water. Bases can be dissolved in water, are called alkalis. Some example of soluble bases or alkalis are sodium hydroxide, potassium hydroxide, and calcium hydroxide. अभी देखो बेसिस की प्रॉपर्टीज क्या है कि बेसिस आर बिटर टू टेस्ट, बिटर मतलब कड़वे है टेस्ट में, ओके। सॉल्यूशंस ऑफ बेस आर स्लीपरी टू टच, सोपी टू टच, जैसे कि हम लोग शैम्पू है, वॉशिंग पाउडर है, सोप है, ओके। If you apply a drop or two of very dilute solution of sodium hydroxide and on your finger and rub, तो आपको क्या मिलेगा कि वो स्लिपरी है। Bases may or may not be soluble in water. Soluble मतलब वो पानी के साथ मिक्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। Bases that can dissolve in water उसको alkalis कहते हैं। जो बेस पानी में मिक्स हो जाता है उसको alkalis कहते हैं। Some example of soluble base or alkalis are sodium hydroxide, potassium hydroxide and calcium hydroxide. चलो कंटिन्यू सुहानी। मैम ये कंडीशनर है, फिर ये साबु मतलब नहाने ये का जो सारे है। बेस है, ये सारे बेस है। बाप रे, तो हमारे हेयर कितने खराब हो जाता है मैम। बेस कोई खराब चीज नहीं है। Okay. Uses of bases: calcium hydroxide, scaled lime, CaH2. Slaked lime. It is used to न्यूट्रलाइज, neutralize the acidity in soils. It is an ingredient in whitewash and mortar. It is a compound of Bordeaux mixture used for protecting agricultural crops from pests. मैम ये peast क्या है? हाँ PE पेस्ट, पेस्ट हाँ, मतलब चूहे, रेट्स, स्नेक्स, फार्म में जो आते हैं ना वो सब। हाँ मैम यहाँ पे कुछ और लिखा है, PESTS लिखा है। हाँ पेस्ट, पेस्ट मतलब रेट, स्नेक जो होते हैं ना उनको पेट्स के पेस्ट कहते हैं। Okay मैम। It is used in the preparation of dry mixes for painting and decorating. ओके देखो अभी यूजेस ऑफ बेस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्लेक्ड लाइम। लाइम मतलब लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था चूना, जिसको हम चूना बोलते हैं। CaOH2 इट इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिड्स इन द सॉइल। मतलब देखो सॉइल में अगर एसिड फील्ड होती है, खेतर जो बोलते हैं हम लोग, फील्ड होती है, उसमें अगर हमको क्रॉप ग्रो करने हैं तो उसमें एसिड का लेवल चेक करना पड़ता है। तो अगर एसिड का लेवल ज्यादा है तो हम उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे ताकि वो लेवल नॉर्मल हो जाए। इट इज एन इंग्रेडिएंट इन विच व्हाइट वॉश एंड मोर्टार, व्हाइट वॉश चूना जो हम करते हैं ना पेंट वगैरह, उसमें यूज होता है।
It is component of Bordeaux mixture used for protecting agricultural crop from pest. देखो फील्ड में जो फार्मर्स होते हैं ना वो दवाई डालते हैं, वो तो आपको पता है ना, हाँ पेस्टिसाइड्स। मैम, वो खाना जाए ना बर्ड्स, इसीलिए। हाँ, पेस्टिसाइड्स हम नहीं बोलते, तो वो पेस्ट मतलब देखो फील्ड में स्नेक्स बहुत आते हैं, रेड्स बहुत आते हैं, तो वो ना आए इसके लिए वो पेस्टिसाइड्स लगाते हैं। इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ड्राई मिक्सेस फॉर पेंटिंग एंड डेकोरेटिंग। कंटिन्यू। मैम पेस्टिसाइड्स लगाते हैं तो वो उससे वो माउस वो सब भाग जाते हैं। मर जाते हैं। मर जाते हैं उसको खा के, क्योंकि उसमें पॉइजन होता है। मैम तो जब वहां पे खेत है, वहां पे सभी फ्रूट्स वो सब उगते हैं, तो वहां पे लगाते हैं, तो वो फ्रूट्स में भी पॉइजन नहीं जा सकता? जा सकता है, इसीलिए ध्यान देके और घर पे इसीलिए हमको बोलते हैं कि हम बाहर से वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लाते हैं तो देखना आप मम्मी धो के ही उसको यूज करेगी, डायरेक्टली हम कभी यूज नहीं करते। अरे हमको ही नहीं करने देती है। मैम कोई ये भी मोर्टल क्या है? कोई भी फ्रूट हो या कोई भी वेजिटेबल जो आपने देखा है ना, हर बार आपकी मम्मी लाके वॉश करती है। मैम बट ये जो ऑनियन है वो तो मम्मी आवाज वॉश नहीं कट करती। रही है। मैम अभी क्लियर है? मैम अब मोट नो मैम, उसकी अभी भी कट के ही आ रही है। कट रही है बेटा आपकी आवाज। मैम, बोलो, अभी बोलो। हाँ मैम अब नहीं कट रही है ना? तो मैम ऑनियन तो वॉश नहीं करती। मैम वहाँ पे तो मैम स्नेक्स भी आते हैं ना, छोटे छोटे स्नेक्स भी आते हैं ना वहाँ पे तो। हाँ, मैम अब चिपक गए। मैम ने चिपक गए, तेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है बहुत। मैम अब मेरी वॉइस क्लियर? नहीं सुहानी, तू लीव होके फिर से ज्वाइन हो जा। मैम वहाँ पे तो बड़े बड़े छोटे छोटे स्नेक्स भी आते हैं ना वो खेत में। हाँ, सुहानी सुहानी मैम अब क्लियर आ रही है? हाँ, हाँ तो मैम मम्मी है वो तो ऑनियन तो वो वॉश नहीं करती। लेकिन ऑनियन के मैम मैं ऊपर दूं इसका आंसर? ऑनियन के ऊपर पील मैम होते हैं, वैसे तो भी है पील ना, वाले वेजिटेबल्स है ना जल्दी हमको ऑनियन की वॉश नहीं स्मेल। करने पड़ते। ओके यस मैम। मैम। मैम अरे मैम, ऑनियन की स्मेल सुन के ही स्नेक तो चले जाते होंगे ना? नहीं मैम ऐसा नहीं, पर वो ऑनियन में तो पहले वो छीलना पड़ता है ना, इसलिए वो ज्यादा लोग वॉश नहीं करते, तो कुछ कुछ ही वॉश करते। जो पीलिंग वाले वेजिटेबल्स हम यूज करते हैं ना, उसको अगर वॉश नहीं करोगे तो चलेगा, क्योंकि पील में ही सब निकल जाता है। और ये नो मैम, मोटा हम तो है, करके भी इसमें बोला है ना
It is an ingredient in whitewash and mortar. MORTAR. Mortar मतलब एक extra substance mixture of sand, water, cement and all that. मैम तो जो फ्रूट्स में भी वो ऑरेंज आता है तो वो भी वॉश नहीं करे तो चलेगा ही ना। हाँ, तो जिसमें छिलके होते हैं वो वॉश नहीं कर लो तो चलेगा। Yes. चलो सुहानी आगे बढ़ो फटाफट। हाँ मैम। Magnesium hydroxide, milk of magnesium, MgOH2. It is used as an antacid or laxative. It helps to correct excess acidity in the stomach. मतलब देखो कभी कभी आपको एसिडिटी हो जाती है, हाइपर एसिडिटी भी हो जाती है, तो पेट में जलन होती है, गले में जलन होती है, तो पहले हम क्या करते हैं, घर में जो भी अवेलेबल होता है जैसे आइसक्रीम खा लेते हैं या ठंडा दूध पी लेते हैं। अगर उससे भी फर्क नहीं पड़ता और हाइपर एसिडिटी आपको ज्यादा जलन हो रही है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया करके ये इंग्रेडिएंट की गोली आती है जो बेस होती है, अगर हम वो खाएंगे तो उससे हमको एसिडिटी में आराम मिलता है। हाँ मैम, बहुत सारी दवाएं आती है, वो इनो आती है ना, इनो भी। हम सब पी लेते हैं तो भी आराम ही मिलता है। यस मैम, इनो ही पी लेते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, हाजमे की गोली और कम ऑन दूसरा। हाँ, sodium hydroxide, caustic soda, and AOH. It is used in the manufacture of paper and textiles. It's occasionally used to unblock drains. It is used to manufacture of soaps and detergents. हाँ, तो इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत है नहीं है। हाँ, अभी स्टॉप, अभी धैर्य सौम्य की बुक में से करते हैं। चलो धैर्य न्यूट्रलाइजेशन रीड करो। मैम 2 मिनट। We have to learn that acid turn blue litmus red and bases turn red litmus blue. Let us see what happens when an acid is mixed with a base. We are going to use an indicator you not used so far. It is called phenolphthalein. phenolphthalein. मैम एक्टिविटी 5.5 लीड करूं? Yes, ma'am. Fill 1/4 of a test tube. Dilute it hydrochloric डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक टेस्ट ट्यूब में 1/4 जितना डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लो। हाँ, note down its color. Note down the color of a phenolphthalein solution also. Add 2 and 3 drops of the indicator to the acid. Now shake the test tube gently. Do you observe and change in color of the acid? Add to the acid solution a drop of sodium hydroxide solution by a dropper. Stir the tube gently. Is there any change in the color of solution? Continue adding the sodium hydroxide solution drop by drop while stirring till the pink color just appear. Now add one more drop of dilute hydrochloric acid. What do you observe? The solution again become colorless. Again add 1 drop of sodium hydrox solution. Is there any change in color? The solution again becomes pink in color. It is evident that when the solution is basic phenolphthalein gives a pink color. On the other hand, when the solution is
acidic, it remains colorless. ओके, क्या सुहानी 17 को एग्जाम है? आपने चैट बॉक्स में कुछ लिखा? मैम मेरी भी एग्जाम है, पर उसमें है ना सिर्फ वो मैम गूगल में क्यूज नहीं होती ऐसा, हाँ। सिर्फ ऑप्शन ही एक क्वेश्चन देंगे, फिर ए बी सी डी ऐसे ऑप्शन देगा, सब में ऐसा ही होगा। मैम आपने मेरा देखा? नहीं, मैम अब देखो। क्यों 3 मार्क्स कहाँ गए? खा गई तो ओके। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या है कि एक टेस्ट ट्यूब में आपको फिनोल्फथालीन लेना है। फिनोल्फथालीन में एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, उसका कलर देखना है, फिर नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन आल्सो, दूसरे में फिनोल्फथालीन लेना है। नाउ ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर। फिनोल्फथालीन एक इंडिकेटर है, जो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है टेस्ट ट्यूब में, उसमें फिनोल्फथालीन के 3-4 ड्रॉप डालो, फिर उसका रिएक्शन देखो। तो देखो, जब एसिड और बेस दोनों मिक्स होते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं। न्यूट्रल का मतलब कि दोनों का जो रिएक्टिविटी है वो सॉल्ट और मतलब न्यूट्रल हो जाएगी, मतलब एसिड एसिड नहीं रहेगा, बेस बेस नहीं रहेगा, वो जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड का भी कोई रिएक्शन नहीं होगा, बेस का भी कोई रिएक्शन नहीं होगा, इसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अभी एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड में 2-3 ड्रॉप्स ये फिनोल्फथालीन के डाले, फिर उसको थोड़ी देर एज इट इज रहने दिया, तो टू ऐड द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय ड्रॉप, स्टर द ट्यूब जेंटली। स्टर मतलब हिलाते रहो। Stir the tube gently. Is there any change in color of solution? Continue adding the sodium hydroxide solution drop by drop. हमने sodium hydroxide add किया while stirring till pink color appears. Now add 1 drop of dilute hydrochloric. Sodium hydroxide जो है वो base है, उसमें हमने HCl मतलब के हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला। The solution again becomes colorless. मतलब इससे हमको क्या पता चलता है? When the solution is basic, जब बेस है तो फिनोल्फथालीन पिंक कलर का होता है, और जब वो एसिडिक है तो वो कलरलेस हो जाता है। ओके, समझे यहाँ तक सौम्य, धैर्य, सुहानी? यस मैम। यस मैम मैं भी 6th में था ना, तो मुझे भी ऐसा एक चैप्टर आया था, तो ऐसा ही थोड़ा ऐसा ही था। मैम मुझे वो लेबोरेटरी में ले गए थे और एक्सपेरिमेंट किया था। ओके मैम 6th में कैसे लेबोरेटरी में रह जाएगा? ऑनलाइन नहीं था? मैम 6th में फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में तो था ना, फिर सेकंड सेमेस्टर में ऑनलाइन हुआ ना 6th में। तो क्या मैम ये क्या बोल रहा है? फर्स्ट सेमेस्टर कहाँ था भाई? कुछ भी बोल रहा है मैम, ये भूल गया, 5th में था। कुछ भी। फिर बोलना है। और मैम ये एज अ बेस इसमें क्या लिया हुआ है मैम? देखो, फिनोल्फथालीन जब बेस के साथ रिएक्ट होता है ना, तो वो पिंक कलर देता है, और फिनोल्फथालीन जब एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो वो कलरलेस हो जाता है। ओके मैम Yes, आप ये यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ रहे हो ना, हाँ, कलर वाला? चलो देखो धैर्य कंटिन्यू। यस मैम। यही ना? हाँ
धैर्य कंटिन्यू. Yes, ma'am. When an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. When an acid solution and a base solution are mixed in suitable Suitable amount. suitable amount, both the acid nature of the acid and the basic nature of the basic base are destroyed. The resulting solution is neither acidic nor basic. Thus the test tube immediately after neutralization, what do you observe? In neutralization reaction, heat is always product are evolved. The lower heat rises the temperature of the reaction mixture. Okay. मैम आगे करूं? When an acidic solution is mixed with basic solution, ये मैंने आपको explain कर दिया. When acidic solution is mixed with basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. मतलब दोनों की solution की जो property है वो lose हो जाती है. Acid ना acid रहता है, base ना base रहता है. Okay. When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amount, both the acidic nature of acid and basic nature of base are destroyed, as I told you. The resulting solution is neither acidic nor basic. So such type of solution is called neutralization reaction. Neutralization reaction में हमेशा heat produce होती है और जो solution होता है वो salt और water में convert होता है. The evolved heat raises the temperature of the reaction mixture. In neutralization reaction, a new substance is formed. This is called salt. Acid base जो liquid होते हैं वो दोनों mix होते हैं और salt और water form करते हैं. Yes, मैम आपने कहा ना कि एसिड और बेसिस जब मिक्स होते हैं ना तो एसिड रहता है ना तो बेस रहता है, पर ये कैसे पॉसिबल है? अरे कैसे पॉसिबल, ये मतलब साइंटिफिक रीजन है बेटा, इसमें कैसे पॉसिबल है जैसा कुछ वर्ड ही नहीं है. ऐसा ही होता है जब आप एसिड और बेस कुछ तो होगा ना, या फिर खत्म हो जाएगा क्या होगा? नहीं समझ में नहीं है आपका क्वेश्चन, फिर से बोलो. गूगल में सर्च मार सब पता चल जाएगा. नहीं, गूगल में क्या सर्च मारने की जरूरत है. एक एसिड लो एक बेस लो, दोनों को मिक्स करोगे ना तो दोनों रिएक्ट होके पानी हो जाएगा. मतलब एसिड एसिड नहीं रहेगा, बेस बेस नहीं रहेगा, पानी हो जाएगा और जो सब्सटेंस होगा वो सॉल्ट फॉर्म होगा. मैम सादा पानी, मैम सिंपल पानी जैसा हो जाएगा. हाँ ऐसा तो मैम हम अभी के अभी बेसिस और वो ये ले आते हैं एसिड, फिर सिंपल पानी हो जाएगा, फिर हम उसे बॉईल करके पी लेंगे. नहीं पी नहीं सकते, मैंने नहीं बोला वो कि ड्रिंकिंग वाटर बन जाएगा. मैम पर वो फिल्टर पेपर की मदद से वो कर देंगे और फिर पी सकते हैं ना पर मैम. हाँ फिल्ट्रेशन करेंगे, बॉइलिंग करेंगे, फिर थोड़ा सेडिमेंटेशन भी कर देंगे, डिकेंटेशन भी कर देंगे. Okay. In neutralization reaction, a new substance is formed, that is salt. Salt may be acidic, basic, or neutral in nature. The neutralization can be defined as the reaction between an acid and a base is known as neutralization. Salt and water are produced in this process with the evaluation of heat, that is acid plus base gives salt plus water और heat भी produce होती है. Okay. Now the following reaction is an example of hydrochloric acid plus sodium hydroxide. दोनों को जब mix करोगे तो sodium chloride plus water form होगा. Bujo added dilute sulfuric acid to lime water.
व्हेन रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल, तो हॉट ही होगा ना। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, देखो हमारी एवरीडे लाइफ में भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जिसका एक एग्जांपल है इनडाइजेशन। हमको एसिडिटी होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी हो जाती है या एसिडिटी होती है, हमको जलन होती है, बहुत जलन होती है। पहले हम घर के सब नुस्खे ट्राई करते हैं, लेकिन अगर नहीं होता तो बाहर से गोली लाके वो लेते हैं। तो एसिड तो ऑलरेडी है हमारे बॉडी में, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने क्या लिया, एसिड। बेस लिया। तो वो लेने के बाद हमको तुरंत एसिडिटी में आराम आ जाता है, मतलब कि एसिड और बेस दोनों मिक्स हुए और उसको एसिडिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। पढ़ो मैम, मुझे चलो। एक डाउट है। हाँ बोल। मैम मैम मुझे एसिड और बेस मिक्स करके पानी बन गया। मैम मुझे भी एक डाउट है। मैम बोलो, एसिड बोलो। जो होता है वो मैम गर्म होता है। हाँ सौम्य, मैम चलो उसका हम वो भी। यस मैम। मैम, अगर हम बाहर से गोली लाकर खाते हैं तो फिर वो सिर्फ एसिड को खत्म कर देता है या फिर सिर्फ राहत देता है? डिपेंड्स कि आपको कैसी एसिडिटी है। अगर मैम नॉर्मल खत्म कर देगा। नॉर्मल वेट मुझे बोलने दो, नॉर्मल एसिडिटी है तो एक गोली से भी आपको फर्क हो जाएगा। हाइपर एसिडिटी है तो आपको पूरा कोर्स करना पड़ेगा, जिससे आपको अच्छे से फर्क पड़े। मैम इंडाइजेशन से रीड करूँ ना। Our stomach contains hyaluronic acid. It helps us to digest food, as you have learned in chapter 2. But too much of acid in the stomach causes indigestion. Sometimes indigestion. इंडाइजेशन का मतलब कि आप कुछ भी खाओ ना तो आपको तुरंत जलने लगता है। अगर आपको एसिडिटी है तो आप ज्यादा तीखा तो नहीं खा सकते, लेकिन थोड़ा भी तीखा हो ना तो आपको जलने लगेगा। ओके, मैम ये कहाँ से रीड कर रहा है, मुझे नहीं पता चल रहा है। ये रहा। यस मैम। Indigestion. Sometimes indigestion is painful. To relieve indigestion, we take an antacid such as milk of magnesia, which contain magnesium hydroxide. It neutralizes the effect of acid ant bite. When an ant bite, इंडाइजेशन आपको पता चला, जैसे मैंने बताया कि आपको Yes, ma'am. एसिडिटी है और आपने गोली ली तो इससे क्या हो गया, इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपको एसिडिटी में आराम मिल जाएगा। नाउ एंट बाइट, जैसे मैंने एक्सप्लेन करती थी तब भी मैंने आपको बताया था कि एंट जो होती है वो अपनी स्टिंग में एसिड होता है, उसकी स्टिंग में जब हमको बाइट करती है तो वो अपनी बॉडी में से हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड पास करती है। फॉर्मिक एसिड से हमको जलन होती है। तो अगर बहुत ज्यादा हो गया, जैसे मधुमक्खी होती है, हनी भी, अगर वो बाइट करता है तो हमको रेड 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 हो जाता है। तो Yes. हम अगर उस पे कैलेमाइन सॉल्यूशन लगाएंगे तो हमको आराम मिलेगा। चलो मैम, पढ़ो। मैम मैम हाँ मैम अगर हम सबसे खतरनाक एसिड लेंगे, सबसे खतरनाक, और ये बेस डालेंगे तो वो एसिड खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता कि कोई भी एसिड और कोई भी बेस लेना हो, हर एक का पेयरिंग होता है, उस तरह से होता है। अभी देखो जैसे कि एंट बाइट हुआ है तो एंट बाइट में हम वो ये इंडाइजेशन का बेसिक नहीं यूज कर सकते, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ओके, यस। चलो सौम्य फटाफट, अभी थोड़ा ही टाइम है, हम लोग इतना खत्म कर दे। yes, ma'am. Ant bite. When an ant bite, it injects the acidic liquid formic acid into the skin. The effect of the acid can be neutralized by rubbing mostly
बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट और कैलेमिया सॉल्यूशन which contains zinc carbonate. जिंक कार्बोनेट मतलब देखो, अगर आपको एंट बाइट हुआ है तो आप ये सब अप्लाई कर सकते हो ताकि जिससे आपकी सूजन और जलन कम हो। मैम हम तो सॉल्ट लगा सकते हैं ना मैम? सॉल्ट से जलन होगी ज्यादा। मैम हमें जब मच्छर काटता है तभी हाँ। भी उसमें एसिड होता है। हाँ मैम तो मम्मी तो ऐसा बोलती है कि मच्छर काटता है ना, डंक हो ना तो हम है ना उसके ऊपर है ना सॉल्ट घिस देते हैं, ऐसा बोलती है मम्मी। ऐसा होता है डिपेंड किस तरह की आपकी सूजन है, उस हिसाब से। कॉमन सॉइल ट्रीटमेंट। और Yes, सुहानी आपका जो रह जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ऑलमोस्ट तो इन लोगों की टेक्स्ट बुक में से कवर हो ही गया है। हाँ ओके, एक Yes. पेज है वो नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा। ओके 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 मैम, तो मैं रीड करूं मैम? हाँ कर। मैम लीव होना है। Agricultural नहीं, read करना है। use of chemical filters make the soil acidic. Plant do not grow well when the soil is either too acidic or too basic. When the soil is too acidic, it treated with the base like quicklime, calcium iodide, or slaked lime. If the soil is basic, organic matter compost is added to it. Organic matter release acidic acids which neutralize the basic nature of the soil. जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर ज्यादा केमिकल्स यूज करेंगे तो सॉइल में एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट्स और क्रॉप्स अच्छे ग्रो नहीं होंगे। तो अगर सॉइल में एसिड का पार्ट ज्यादा है तो उसमें बेस ऐड करना चाहिए ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। इफ द सॉइल इज बेसिक, ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज इज, ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो नेचुरल होते हैं, एनिमल वेस्ट, वो सब। Acid will neutralize the basic nature of the soil. अब मैं फैक्ट्री वेस्ट पढ़ती हूँ। The waste of many factories contain acid. अभी फैक्ट्री वेस्ट देखो, आप यहाँ पे जाओगे ना सरखेज से आगे आगे, वहां पे बहुत सारी फैक्ट्रीज है। तो वहां पे केमिकल की फैक्ट्री बहुत है, तो आप वहां से पास होंगे ना तो आपको अजीब सी स्मेल भी आएगी और धुआं भी बहुत होगा। और उसकी आजू बाजू अगर कोई छोटी सी कैनाल या कुछ होगी तो उसमें फैक्ट्री वेस्ट होता है ना, तो उसमें बहुत सारी फिन होती है। तो इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इन द वाटर बॉडीज, अगर ऐसे वाटर बॉडीज में मतलब सी में और उसमें हम लोग जाने देंगे तो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। द फैक्ट्री वेस्ट को पहले डंप करने से पहले उसको न्यूट्रलाइज करना चाहिए और फिर ऐड करना चाहिए। मैम मैं गया हूँ, मैम वो काला काला धुआं निकलता है हाँ, ऊपर से। काला काला धुआं, फिर उसमें से पानी भी निकलेगा ना तो वो भी एकदम फोम वाला होगा। अब धैर्य सौम्य, आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज करना। जो भी डाउट है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लूंगी। और सुहानी आप भी। ओके मैम। मैम मेरा तो पर चैप्टर बाकी नहीं है। हाँ, लेकिन रीड तो कर लेना। ओके मैम। और मैम वो फैक्ट्री के ऊपर दूसरा भी है ना, ऐसा स्टील का होता है, वो गोल 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 घूमता रहता है, वो क्या होता है मैम? हाँ क्या मैम मैंने देखा है, वो छोटी छोटी होती है, लंबी नहीं होती, आवाज छोटी होती है तो उसमें घूमता रहता है। घूमता ही रहता है। नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आवाज कट रही है, वैसे भी टाइम इज अप। ओके बाय मैम। मैम मेरी आवाज आ रही है?